हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे, उसमें से ही कुछ पार्ट इसमें भी आएगा। जैसे रासायनिक परिवर्तन के जो एग्जाम्पल है सारे वो रासायनिक अभिक्रिया में भी आते हैं। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इसके अंदर भी आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। इसको देखते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में जैसे दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलेंगे। जैसे रासायनिक परिवर्तन में भी वही हो रहा था, दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाते। इसमें भी वही होगा कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलेंगे और नया पदार्थ बनाएंगे, जिसके गुण जो उनसे अलग होंगे। जो पदार्थ हम मिला रहे हैं उससे अलग होंगे जो नया पदार्थ बनेगा। तो इसमें क्या आएगा इसकी डेफिनेशन में? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या इसे अंतःक्रिया करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें क्रिया होती है, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया करके नए गुण होते हैं। जो नया पदार्थ बनता है उसमें नए गुण होते हैं। जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं उनसे अलग गुण होते हैं। तो नए गुण वाला नया पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे जिनके गुण अलग होते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण अलग होते हैं। इन पदार्थों के बीच में क्रिया होती है, तब जाके वो नया पदार्थ बनता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं एक नया पदार्थ बनेगा, H2O बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस वाले गुण होंगे, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस वाले गुण होंगे। पर जब ये जल बनेगा H2O, तो इसमें जल वाले गुण होंगे। फिर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस वाले गुण खत्म हो जाएंगे, सारे जल वाले गुण दिखाएगा फिर ये। तो जो नया पदार्थ बनेगा उसमें इन दोनों से अलग गुण होंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो देखेंगे। परिवर्तन, क्या परिवर्तन हो सकते हैं इसमें? जैसे कोई भी हमने जो ये पदार्थ लिए क्रिया करवाने के लिए, उनका रंग चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोई अलग कलर है, इधर जो बनेगा नया पदार्थ उसमें अलग कलर होगा, तो रंग परिवर्तित हो सकता है। रंग परिवर्तित हो सकता है। अवस्था, जैसे ठोस द्रव गैस, ये इधर दोनों गैस थी, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। इधर क्या बना, ये लिक्विड बना, तो ये इसकी अवस्था परिवर्तन होगी। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तित होती है और नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ, और क्या होगा, गैस निकल सकती है। जैसे जब दो पदार्थ हैं आपस में मिल रहे हैं, जब वो क्रिया करेंगे तो उसमें कुछ गैस निकलेगी, तो उसमें गैस भी निकल सकती है। गैस निकलना, जब उन दोनों में रिएक्शन होती है तो कुछ गैस निकलती है। और क्या होगा, तापमान चेंज होगा, या तो ताप बढ़ेगा, जो उस टाइम पे टेम्परेचर है या तो उससे ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो ताप परिवर्तित।
टेम्परेचर कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कि बढ़ेगा ही, कम ज्यादा। तो इसमें क्या समझा हमने, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके या अंतःक्रिया करके नया पदार्थ बनाएंगे। जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुण जो पहले पदार्थ हम यूज कर रहे थे बनाने के लिए उससे अलग होंगे। और इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनका रंग बदल सकता है, उसकी अवस्था बदल सकती है, ठोस द्रव गैस जो अवस्थाएं होती हैं वो अवस्था परिवर्तित हो सकती है। और जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुण भी अलग होंगे। नया पदार्थ गुण परिवर्तित, गुण भी परिवर्तित होंगे। गुण परिवर्तित होंगे और गैस निकलेगी। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो कुछ गैस निकलेगी। ताप परिवर्तन, ताप भी परिवर्तित होगा। उन्हें मिलाने से दोनों को या तो ताप कम होएगा या फिर ताप ज्यादा होएगा, तो टेम्परेचर भी चेंज होएगा यहाँ। अब हम रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा आपको। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलेंगे आपस में और कोई नया ही पदार्थ बनाएंगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण अलग होते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं। या तो रंग परिवर्तित हो जाएगा, अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, पदार्थ नया बनेगा और टेम्परेचर भी कम या ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह से उसमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे जो हमने तत्व पढ़े थे, तत्व को उनके प्रतीक से लिखते हैं और यौगिक होते हैं, यौगिक को भी उनके अणुसूत्र से लिखते हैं। उसी प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे तत्व है कोई भी, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को हम उसके प्रतीक Ca से लिखते हैं। कैल्शियम का Ca होता है उसका प्रतीक। यौगिक जल, जल का प्रतीक क्या होगा? H2O। तो जैसे तत्व और यौगिक को हम प्रतीक के रूप में लिख रहे हैं, ऐसे ही जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया को भी हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम किसके रूप में लिखेंगे? रासायनिक समीकरण के रूप में। तो इस तरह से हम इसकी क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि जैसे किसी तत्व को उसके प्रतीक के रूप में, किसी यौगिक को उसके अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं, उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? जैसे किसी तत्व को उसके प्रतीक, यौगिक को उसके अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं, उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? जैसे किसी तत्व को उसके प्रतीक, यौगिक को उसका अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं,
उसी प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। जैसे हम किसी भी अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे हम पहले मैंने ये अभी H2O वाला एग्जाम्पल बताया था, उसमें हाइड्रोजन गैस मिल रही थी और ऑक्सीजन गैस मिल रही थी। तो इसे कैसे लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें जल प्राप्त होता है। उसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, जब ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें जल प्राप्त होता है। ये एग्जाम्पल लिया हमने। अब ये सोच रहे होंगे आप, मैंने ये इतना बड़ा क्यों लिखा है? इसको समझाने के लिए लिखा है मैंने। जैसे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जल प्राप्त होगा। अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं और उसको हम इसी तरह लिखेंगे तो हमें उसमें टाइम भी लगेगा, और किसी को बताना उसके बारे में तो बताने में भी उसे टाइम लगेगा, उसको लिखने में भी टाइम लग रहा है, और किसी को बताना है तो उसमें भी टाइम लग रहा है। तो इसको इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या तरीका निकाला कि इनको शब्द रूप में लिखते हैं हम, शब्द समीकरण। जैसे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस जिनकी क्रिया होती है उनको तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं। तो ऑक्सीजन गैस की क्रिया हो रही है और हाइड्रोजन गैस की। ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, इनको हमने लेफ्ट साइड में लिखा, और हमें प्राप्त क्या हो रहा है? जल। जल हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हमने राइट साइड में लिखा। तो हमें इनसे प्राप्त हो रहा है जल, तो हम यहाँ पे बीच में एरो लगेगा, जिनसे प्राप्त हो रहा है उसके और जो हमें प्राप्त हो रहा है उन दोनों के बीच में एरो लगेगा, और जिनसे प्राप्त हो रहा है उधर से जो हमें प्राप्त हो रहा है उधर की तरफ लगेगा। तो इनसे हो रहा है तो इससे इधर की तरफ लगेगा, इस तरह से ये एरो लगेगा। तो ये एरो तो यहाँ लग गया, बट ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये एक साथ दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एक ही वर्ड है। इनको अलग अलग करने के लिए बीच में यहाँ प्लस का निशान लगा दिया। ये साइंटिस्टों ने एक ट्रिक निकाली कि इनको हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं। इतना बड़ा लिखेंगे ये तो उसमें लिखने में भी टाइम लगेगा, और हम किसी दूसरे इंसान को बता रहे हैं तो उसको बताने में भी टाइम लगेगा। तो इसको इजी करने के लिए ये एक शब्द समीकरण बना दी इस तरह से, शब्द समीकरण। ये समीकरण तो बन गई, पर ये शब्द के रूप में बनी है। अब फिर और इजी बनाने के लिए इसको क्या किया, इनके अणुसूत्र लिख दिए। इसका भी अणुसूत्र, इसका भी अणुसूत्र लिखेंगे, इसका भी अणुसूत्र लिखेंगे, तो फिर ये और इजी हो जाएगा। इससे जितना टाइम इसको लिखने में लग रहा था उससे कम टाइम इसको लिखने में लगेगा, और अगर अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे तो इससे भी कम टाइम लगेगा उसको लिखने में। तो उसको कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इससे हमें जल प्राप्त हुआ। इसको लिखने में कितना सा टाइम लगा, सबसे कम टाइम लगा, और इसको बताने में भी कम टाइम लगेगा किसी को। तो इसको क्या बोला, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब जो ये रासायनिक समीकरण होती है, इनको जब लिखते हैं तो इनके पीछे इनकी अवस्थाएं भी लिखते हैं कि ये किस अवस्था में है। जैसे ये ऑक्सीजन गैस है, ये गैसीय अवस्था में है, तो यहाँ ब्रैकेट में G लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी गैस रूप में, इसको भी हम G लिख देंगे। और जो ये जल है, जल क्या होता है, लिक्विड होता है, तो यहाँ पे L लिख देंगे। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है
ये जो हम पदार्थ लेते हैं उनकी अवस्थाओं को भी बताती है। जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है उत्पाद उसकी अवस्था को भी बता रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया हमें अभिकारक और उत्पाद को भी बता दी है, हमने क्या लिया और क्या हमें प्राप्त हुआ, और उनकी अवस्था भी बताती है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो हमें ये सब रासायनिक अभिक्रिया से पता लग जाता है। अब इसमें और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। जो हमने रासायनिक परिवर्तन में एग्जाम्पल करे थे वो सारे इसमें भी आ सकते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल को ले लेते हैं रूट से, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, H2O प्लस CO2, और सनलाइट को यहाँ ऊर्जा के रूप में लिखेंगे। इससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस। ये हमें इससे मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी अभिक्रिया होगी और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन देंगे। अब ये ऑक्सीजन जब इंसान सांस लेता है उसमें यूज करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी या रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। और श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, पेड़ पौधों से वो ग्लूकोज लेते हैं, तो वो जीव जंतुओं के अंदर ग्लूकोज चला जाता है। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ये होता है। और जो पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जा रही थी उसको वो सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन इससे क्रिया करती है ग्लूकोज से। अब इन दोनों की जब क्रिया होती है तो क्या होता है, CO2 गैस निकलती है, जल बनता है और ऊर्जा मिलती है। जीव जंतुओं को इससे ऊर्जा मिलती है, मतलब श्वसन की क्रिया होती है उसमें, उससे ही हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमें ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। तो ये ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। तो ये भी एक रासायनिक समीकरण होगी। और क्या आएगा इसमें, जंग लगना। जंग में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन। जब आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ Fe2O3 बन जाता है। ये जंग का फॉर्मूला है। जंग लग जाता है ना लोहे पे, अगर लोहे को कुछ दिन बाहर छोड़ दें तो वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और उस पर जंग लग जाता है। तो ये जंग का फॉर्मूला है Fe2O3। तो ये आयरन और ऑक्सीजन जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो इस पे लोहे पे जंग लग जाता है, Fe2O3 बनता है। तो ये दोनों क्रिया कर रहे हैं और ये नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है। इन दोनों के गुण से इसके गुण अलग होंगे बिल्कुल। तो ये भी एक रासायनिक समीकरण है। और हम देखते हैं स्टार्च। स्टार्च होता है जो छिलके वाले अनाज होते हैं उनमें, आलू में, जब वो आयोडीन से क्रिया करता है। स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5। जब ये आयोडीन से क्रिया करता है तो यहाँ स्टार्च आयोडाइड, स्टार्च आयोडाइड बनता है। ये बैंगनी या ब्लैक कलर का होता है। काला। तो स्टार्च की जब आयोडीन के साथ क्रिया होती है या स्टार्च आयोडाइड बनेगा तो इस स्टार्च आयोडाइड के गुण इन दोनों से अलग होंगे। स्टार्च और आयोडीन से इनके गुण अलग होंगे। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण होती है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करेंगे आपस में और इधर जो बनेंगे वो उत्पाद बनेंगे, वो भी दो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उत्पाद ज्यादा भी हो सकते हैं, यूं नहीं है कि एक ही होगा या दो होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं।
तो इधर उत्पाद बनेंगे। फिर इसको इस तरह से ही लिखते हैं, ये मैंने बता दिया कि जिनको हम यूज कर रहे हैं पदार्थ को उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो हमें प्राप्त हो रहा है उसको राइट साइड में लिखेंगे। तो ये स्टार्च वाला एक बार इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये एक मेरे पास आलू है, दिख रहा होगा आपको, और ये आयोडीन की ट्यूब जो चोट पे लगाते हैं, इसमें आयोडीन होता है पोविडोन वाली में। इसको हम आलू पे लगा के देखते हैं क्या रिएक्शन होगा इसमें। ये आलू पे लगा दी मैंने ट्यूब, इसमें हल्का हल्का ब्लैक कलर आने लगा, शायद आपको ना दिख रहा हो, मेरे को दिख रहा है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसमें क्लियर दिखने लगेगा। ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा दूर से दिखाऊं। इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं हम उसमें, फिर इसका कलर दिखाऊंगी मैं आपको। इसमें देखते हैं ये जो रासायनिक समीकरण हमने लिखी है इसके कुछ तथ्य हैं, इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं इनको अभिकारक बोलते हैं और जो राइट साइड में लिखे जाते हैं उनको उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक रिएक्टेंट और उत्पाद प्रोडक्ट। अभिकारक को बाईं ओर व उत्पाद को दाईं ओर। अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर, तीर मतलब एरो। जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उन दोनों के बीच में एरो का निशान लगाते हैं, ये बीच में एरो लगा हुआ है। अभिकारक जो क्रिया करेंगे आपस में उनकी तरफ से जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उनकी तरफ लगाया जाता है। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का निशान लगाते हैं। रासायनिक समीकरण जो रासायनिक समीकरण होती है ये हमें पदार्थ की अवस्था बताती है। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था को बताती है पर पदार्थ की सांद्रता को नहीं बताती। सांद्रता मतलब उसमें गाढ़ापन जो रहता है वो कितना गाढ़ा है। जैसे किसी भी हम पानी लेते हैं, हम थोड़ा सा उसमें चीनी घोलते हैं, तो 1 चम्मच चीनी घोलोगे तो उसकी सांद्रता कम होगी और ज्यादा घोलते जाएंगे तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा तो उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। ये तो पदार्थ की अवस्था को तो बताती है पर सांद्रता को नहीं बताती। पदार्थ की सांद्रता नहीं, पदार्थ की अवस्था को बताती है पर पदार्थ की सांद्रता को नहीं बताती। एक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसे ये समीकरण थी, इसमें हमने ये अभिकारक लिए और ये उत्पाद हमारे पास प्राप्त हुआ। ये भी मैंने ऐसे ही सिंपल लिख के बता दिया आपको कि ये 2 यूज हो रहे हैं इसमें और ये हमारे पास प्राप्त हो रहा है, पर इनको बैलेंस भी करना होता है। जैसे इधर कार्बन का 1 परमाणु है,
तो इधर कार्बन के 6 परमाणु हैं, तो जितने इधर है उतने ही इधर होने चाहिए, इधर 6 है तो उधर भी 6 होने चाहिए, तो इनको बैलेंस भी करना होता है। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या समान। अभी जैसे अगर इसको बैलेंस करते हैं हम, इधर कार्बन के 6 परमाणु है, इधर 6 करने के लिए यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसके 6 हो गए, अब कार्बन के 6 हो गए, ऑक्सीजन के 12 हो गए। ऑक्सीजन के इधर यहाँ पे 6 है और ये 2 8 है। अगर इधर भी हम 6 लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन के 6 दूनी 12 हो गए, इधर 12 हो गए। कार्बन के इधर भी 6 है, इधर भी 6 हो गए। अब ऑक्सीजन के देखते हैं, 6 यहाँ पे है और 12 यहाँ है, 12 और 6 18। अब इधर बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन के, 6 यहाँ है और यहाँ पे 2, 6 और 2 8 है यहाँ पे। हमें इनको 18 करना है। अगर हम यहाँ 6 लिख देते हैं, 6 और 2 12, 6 दूनी 12, ये 12 तो यहाँ पे हो गए, 12 और 6 18 है, तो ये अब ऑक्सीजन के भी बैलेंस हो गए। अब इधर हाइड्रोजन के 6 दूनी 12, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 और 12 18, ऑक्सीजन के 18, कार्बन के 6, कार्बन के 6। अब इधर देखें, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 और 12 18, ऑक्सीजन के 18, कार्बन के 6, कार्बन के 6। अब दोनों तरफ बराबर हो गए। हाइड्रोजन के इधर भी 12 है और इधर भी 12 है, ऑक्सीजन के इधर 18, इधर भी 18, कार्बन के इधर 6, इधर भी 6। इस तरह से दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। और जैसे ये अभिकारक था और ये उत्पाद है, ये दोनों अभिकारक, ये उत्पाद है। तो अभिकारक को क्रियाकारक और उत्पाद को क्रियाफल भी बोलते हैं। अभिकारक को क्रियाकारक और उत्पाद को क्रियाफल। अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट, उत्पाद को प्रोडक्ट। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थे। अभिकारक को बाएं ओर और उत्पाद को दाएं ओर लिखते हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में एक एरो लगता है, तीर का निशान। जो रासायनिक समीकरण होती है वो पदार्थ की अवस्था को तो बता देती है पर उसकी सांद्रता को नहीं बता पाती। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, जितने परमाणु बाएं ओर होते हैं उतने ही परमाणु दाईं ओर होते हैं, तो समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है। अभिकारक को क्रियाकारक और रिएक्टेंट भी बोलते हैं, उत्पाद को क्रियाफल और प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या आया उसका। ये देखो, आपको ये ब्लैक दिख रहा होगा लेकिन हल्का सा इसमें पर्पल सा कलर है। तो स्टार्च और आयोडीन की जब रिएक्शन करवाते हैं ब्लैक या पर्पल कलर आता है। इसमें मेरे को पर्पल कलर दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, शायद ये पूरा ब्लैक या पर्पल सा कलर हो गया। तो इसमें हमने ये लिखी थी, जो स्टार्च और आयोडीन की क्रिया कराएंगे तो स्टार्च आयोडाइड प्राप्त होएगा। ये बैंगनी या काला ब्लैक कलर का होगा, वो उधर लिखा हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, आज आपने एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया। आगे भी अगर संभव होएगा तो थोड़ा थोड़ा करा के दिखाया करूंगी, अगर घर पे कुछ प्रोडक्ट मिल जाया करेंगे।
तो ये आज रासायनिक समीकरण पूरी कंप्लीट होगी। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और नया पदार्थ बनाएंगे। अब रासायनिक समीकरण में वे पदार्थ मिलते हैं जो उनको हम अणुसूत्र या समीकरण के रूप में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को जैसे तत्व को हम उसके प्रतीक के रूप में लिख रहे हैं, यौगिक को अणुसूत्र के रूप में लिख रहे हैं, ऐसे ही जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। उसको हम सीधा सीधा हिंदी में लिखने बैठेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उसको इजी और कम टाइम में लिखने के लिए ये हमारे पास रासायनिक समीकरण बनाई गई। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि इनको कैसे शॉर्ट में लिखा जा सके जिसमें टाइम भी कम लगे और बताने में भी, दूसरों को अगर किसी को बतानी हो तो उसमें भी टाइम कम लगेगा। तो इस तरह से हम ये रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। ये आपको आज अच्छे से समझ में आ गई होगी और आगे हम इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।